हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट, अ पार्ट ऑफ क्लैट पॉइंट। सो हम लोग अपने क्लासेस में जो पढ़ रहे थे वो पार्ट थर्ड, दैट इज जनरल एक्सेप्शन। लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 22, 23, 24 हम लोग ने कवर कर लिया था विद इलस्ट्रेशन। अच्छे से हम लोग समझ भी लिए थे, ये भी देख लिए थे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन प्री में आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मेंस में आते हैं, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है, जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं वो भी हम लोग ने देख लिया था। तो चलिए अब हम लोग एक क्विक रिविजन करते हैं एज यूजुअल, जैसे हम लोग अपने क्लास में करते हैं। सेक्शन 22 किसको डिफेंस देता है? एन एक्ट कॉज्ड बाय मेंटली इल पर्सन। ठीक, मान लीजिए अगर कोई बंदा पागल है, अनसाउंड पर्सन है, कोई पर्सन है अगर वो अनसाउंड है, वो पागल है, अगर उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो ही विल बी नॉट बी लाइबल और उसको डिफेंस मिलेगा अंडर सेक्शन 22। इस सेक्शन को हम लोग दो पार्ट में बांट दिए थे। ठीक, जो पर्सन है वो मेडिकली अनफिट होने के साथ साथ, पागल ही होना उसका ज़रूरी नहीं है, पागल होने के साथ साथ वो इनकैपेबल हो टू नो द नेचर ऑफ दिस एक्ट दैट ही इज डूइंग आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। ये दोनों अगर एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल हो पा रहे हैं तभी उसको डिफेंस मिलेगा, अदरवाइज उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 में देख रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है वो इंटॉक्सिकेटेड हो जा रहा है और उसको इंटॉक्सिकेशन किया जा रहा है अगेंस्ट हिज विल और विदाउट हिज नॉलेज, और इसके बाद अगर वो कोई एक्ट करता है सो ही विल नॉट बी लाइबल। ठीक, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय द रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। रीजन क्या है वो एक्ट करने का? जो एक्ट वो कर रहा है, जो ऑफेंस वो कमिट कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है, उसका रीजन क्या है? इंटॉक्सिकेशन है। इंटॉक्सिकेशन की वजह से ही इज इनकैपेबल टू नो द नेचर ऑफ दिस एक्ट दैट ही इज आइदर डूइंग रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। उस इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो नेचर नहीं समझ पा रहा है। किस चीज़ का नेचर नहीं समझ पा रहा है? कि दैट ही इज डूइंग आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ अनलेस that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। ठीक ना, जो चीज़ उसको पिलाई गई है नशीली पदार्थ वो उसके नॉलेज में नहीं थी या फिर उसके मर्जी के विरुद्ध पिलाई गई है। इसमें हम लोग ने एक इलस्ट्रेशन दिया था कि मान लीजिए ए है, बी है, बी चाहता है, बी क्या काम करता है? ए के पानी में कुछ नशीली पदार्थ मिला के ए को पिला देता है, ए उसको पी लेता है। फिर क्या होता है, रास्ते में ए जा रहा होता है, सी से उसका झड़प हो जाता है। नशे की हालत में सी भैया उनको उल्टा देते हैं मारपीट के या फिर फायर कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ए होगा वो लाइबल नहीं होगा क्योंकि पहली बात ऑल्दो वो इंटॉक्सिकेटेड है, लेकिन जो इसका इंटॉक्सिकेशन है विदाउट हिज नॉलेज अगेंस्ट हिज विल है। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या बताता है? नॉलेज के बारे में बताता है। मान लीजिए अगर नॉर्मल पर्सन कोई एक्ट कर रहा है और उसका जो नॉलेज है, उसका जो इंटेंशन है वही माना जाएगा अगर आप वही सेम एक्ट अगर आप अपनी मर्जी से इंटॉक्सिकेटेड होकर कर रहे हैं। ठीक, ये सेक्शन क्या बताता है? नॉलेज के बारे में बता रहा है। मान लीजिए अगर नॉर्मल पर्सन किसी का मर्डर कर रहा है, ठीक, ए है, एक नॉर्मल पर्सन है, वो बी का मर्डर कर रहा है, तो जो सज़ा ए को मिलेगी वही सेम सज़ा आपको मिलेगी अगर आप अपने मर्जी से इंटॉक्सिकेटेड होके बी का मर्डर कर दे रहे हैं। ठीक, आप यहाँ पे ये डिफेंस नहीं ले पाएंगे, नहीं मैं तो इंटॉक्सिकेटेड था, मैं तो नशे में था, मेरा तो कोई इंटेंशन ही नहीं था, मेरा तो कोई नॉलेज ही नहीं था, मैं तो उसको मारना चाहता ही नहीं था, मैं तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मार दिया। ये सब आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। आप जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति मारता है, जो नॉलेज एक नॉर्मल पर्सन के पास है वही सेम नॉलेज आपको माना जाएगा अगर आप अपने मर्जी से नशा करते हो। ठीक, अब आ जाइए सेक्शन 25 में। सेक्शन 25 में हम लोग ने पढ़ा था कि कंसेंट के बारे में। सेक्शन 25 क्या बताता है? कंसेंट के बारे में। ठीक, इसमें हम लोग ने बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी देखे थे। जो सेक्शन 25 है ये प्री और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब हम लोग आके देखते हैं। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। पहली बात तो सबसे पहले इस ये सेक्शन बताता है कि कोई एक्ट ऐसा हो, कोई भी एक्ट हो जो डेथ, ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं करता है जो एक्ट इंटेंशनली डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट करने के लिए किया जा रहा हो। ठीक, आपका इंटेंशन डेथ और ग्रीवियस हर्ट करने का नहीं है, तो ये पहला लाइन बता रही है, इसका एक्सेप्शन बता दे रहा है इस सेक्शन का। ठीक, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ना ही उसका इंटेंशन है ना ही उसका नॉलेज है। ये दो क्या है? एक्सेप्शन। इसमें इस सेक्शन में एक्सेप्शन को पहले रख दिया गया है। इज एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 8 years of age with who has given consent। भाई एज भी देख लो कितना होना चाहिए, 18 साल के ऊपर होना चाहिए, आप मेजर होना चाहिए, प्लस आप कंसेंट दिए हो वेदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड टू सफर एनी हार्म। ठीक,
इसको चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई गेम है, कोई खतरनाक गेम है, आपको पता है अगर ये गेम मैं खेलूंगा तो मुझे चोट लग सकती है, जैसे कुश्ती का गेम है, ठीक। हम गए अखाड़े में, मान लीजिए गए, अपने मर्जी से गए, क्योंकि हम 18+ है, हमने कंसेंट भी दे दी, एक्सप्रेसली दी या इम्प्लाइडली दी, कंसेंट तो दी, और हम गए गेम में। मान लो हमको चोट लग गई गेम में, तो हम सामने वालों को श्यू नहीं कर सकते, हम सामने वालों को इसलिए लायबल नहीं ठहरा सकते कि नहीं तुमने तो हमको चोट दे दी, अब हम देखो तुमको कोर्ट में घसीट लेंगे, नहीं। इसमें क्या है, सामने वाले को डिफेंस मिलेगा कि भाई आप अपने मर्जी से आए थे खेलने के लिए, आपको तो पता था ना कि थोड़ी बहुत इंजरी हो सकती है इस गेम में। मेनली ये सेक्शन जो है वो प्लेयर को डिफेंड देता है, ठीक। दिस सेक्शन डिफेंस प्लेयर। इसमें हम लोग ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। सबसे पहला जो हम लोग ने देखा था वो तलवारबाजी वाला था कि मान लीजिए ए और बी कंसेंट से एक कॉम्पिटिशन कर रहे हैं तलवारबाजी का, उसमें किसी को भी चोट लग जा रहा है तो लायबल नहीं होगा कोई भी, सबको डिफेंस मिलेगा। दूसरा था वो कुश्ती का हम लोग ने देखा था डिफेंस। एक कार रेसिंग का भी हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था कि कार रेस हो रहा है, मान लीजिए उसमें किसी को चोट लग जा रहा है तो कोई लायबल नहीं होगा इसमें, ठीक है। एक हम लोग ने स्टेडियम वाला भी इसमें एग्जाम्पल लिया था कि आप अपनी मर्जी से स्टेडियम में गए मैच देखने के लिए, मान लीजिए आपको कोई बॉल आके लग जा रही है तो आप उसके लिए किसी कोई लायबल नहीं है, कोई प्लेयर लायबल नहीं कि नहीं भाई तुमने ऐसा तो छक्का मारा कि हमारे सर ही उड़ गए, तो ये आप नहीं कह सकते। आप अपनी मर्जी से गए थे, आपने कंसेंट दिया था, आपको पता था कि आप स्टेडियम में जा रहे हो, छोटे मोटे चोट लग सकते हैं, ठीक है, अनलेस वो कंसेंट डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट कारित करने का नहीं होना चाहिए, ठीक। इसमें हम लोग ने एक सांप वाला भी एग्जाम्पल देखा था कि ए है, ये सांप है, ठीक है, ए है, वो बी से कहता है कि भाई ये सांप है, तुम इस सांप से अपने आप को कटवा लो, ठीक है, मैं तुमको बचा लूंगा, मेरे पास मंत्र है, मैं भूकूंगा, सारा जहर तुम्हारा भाग जाएगा। बी क्या काम करते हैं, अपने आप को सांप से कटवा लेते हैं। इसमें क्या ए को डिफेंस मिलेगा, तो द आंसर इज नो, ए को डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज थी, उसके पास नॉलेज थी कि इस एक्ट से उसकी डेथ भी हो सकती है या फिर ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, ठीक। इस बात सबको पता है कि मान लो अगर सांप काट लिया तो अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो बी का निपटना तय है, इसीलिए यहाँ पे ए को डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉलेज थी कि सांप काटने से डेथ हो सकता है, ठीक। अब आ जाइए सेक्शन 26 में। 26 किसको डिफेंस करता है, सेक्शन 26 जो मेनली बनाया गया है वो डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। मान लीजिए डॉक्टर्स अपने पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट विद द कंसेंट ऑफ पेशेंट इन गुड फेथ। तो अगर इसके दौरान, अगर ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को कोई हार्म हो जा रहा है, इसके लिए डॉक्टर लायबल नहीं होगा, ठीक। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज, ठीक। एनी हार्म बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म और इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज, टू बी नोन बाय द डूअर, टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ। बेनिफिट होना चाहिए, ठीक, पेशेंट है उसका बेनिफिट है, गुड फेथ में होना चाहिए, एंड हु हैज गिवन कंसेंट होना चाहिए, वेदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड टू सफर दैट हार्म और टू टेक रिस्क ऑफ दैट हार्म। मान लीजिए ए है, ए क्या काम करता है, जेड की सर्जरी करता है, ठीक है, क्योंकि जेड को एक बहुत भयानक पेन हो रहा होता है अपने शरीर में, तो ये जब जाता है ए को दिखाता है तो ए कहा कि देखिए आपका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत भी हो सकती है, ठीक। तो भाई जेड कहते हैं ठीक है मैं ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हूँ। ए क्या काम करते हैं, ए ऑपरेशन कर देते हैं और ऑपरेशन के दौरान जेड की डेथ हो जाती है, ठीक। यहाँ पे ए लायबल नहीं होगा, क्यों नहीं लायबल होगा, क्योंकि सबसे पहले जेड ने कंसेंट दिया था, एक्सप्रेसली दिया था या फिर इम्प्लाइडली दिया था, लेकिन कंसेंट दिया था। दूसरा क्या है कि ए ने जो काम किया था फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड किया और इन गुड फेथ में किया है, इसलिए ए विल नॉट बी लायबल, और ए जो है यहाँ पे जो डॉक्टर है उनको यहाँ पे डिफेंस मिलेगा, ठीक। अब आ जाइए सेक्शन 27। लास्ट क्लास में हमने अपने क्लासेस सेक्शन 27 में फिनिश किया था और इसी सेक्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अब हम लोग यहाँ इसी 27 से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन 27 क्या कहता है, 26 ये कहता है, सेक्शन 26 क्या कहता है, पहले तो हम लोग 26 देखते हैं। 26 में जो कंसेंट है वो बड़े लोग का कंसेंट के बारे में बात किया गया है, ठीक। मान लीजिए 22 साल का है, 25 साल का कोई इंसान है, 30 साल का कोई इंसान है, वो कंसेंट दे सकता है अपना, ठीक। मान लीजिए लेकिन अगर कोई बच्चा हो, अगर वो मेंटली इल पर्सन हो तो उसका कंसेंट कौन देगा, ये बात सेक्शन 27 में बताई गई है, समझ गए। तो सेक्शन 27 क्या कहता है, नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन,
कोई एक्ट किया गया हो इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन, ठीक, अंडर 12 ईयर और अ पर्सन विथ मेंटल इलनेस। अगर 12 साल का बच्चा हो, 12 साल के नीचे का बच्चा हो या फिर मेंटल इल पर्सन हो, ठीक, बाय द कंसेंट आइदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड ऑफ अ गार्जियन और पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन। किसके कंसेंट से किया गया हो, गार्जियन के कंसेंट से या फिर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन इज एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज। चलिए सेक्शन 27 में इंसान बड़ा था, उसने खुद कंसेंट दे दिया, ठीक है चलो भाई तुम मेरी सर्जरी कर दो, मैं तुमको कंसेंट दे रहा हूँ, अगर इसके दौरान कुछ हमको हो जा रहा है तो डॉक्टर डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 27 में मान लीजिए अगर वो बच्चा है, अगर वो 12 साल के नीचे का है या फिर अगर वो मेंटली इल पर्सन है, तो इसके केस में जो कंसेंट देंगे वो कि तो उसको गार्जियन देंगे कि तो उसके पर्सन जो फिर लॉफुली चार्ज है वो कंसेंट देंगे। कंसेंट कैसा होना चाहिए, आइदर एक्सप्रेस्ड होना चाहिए या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्ट कैसा होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, ठीक। तो ये था। अब चलिए इसके एसेंशियल एलिमेंट देख लेते हैं। एसेंशियल एलिमेंट में सबसे पहला क्या आएगा, जो एक्ट होना चाहिए वो गुड फेथ में होना चाहिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन होना चाहिए, ये पहला एसेंशियल एलिमेंट है। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या होना चाहिए, कंसेंट से होना चाहिए, ठीक। कंसेंट कैसा होगा, एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। फिर क्या होगा, कंसेंट किसका चाहिए, कंसेंट तो चाहिए लेकिन किसका कंसेंट चाहिए, गार्जियन का चाहिए कि तो पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज उनका कंसेंट चाहिए, तो ये तीसरा होना चाहिए। और इसमें अगर कुछ हार्म हो जा रहा है सो जो डॉक्टर है या फिर दैट पर्सन है जो कि वो काम कर रहा है वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए इसका एक इलस्ट्रेशन लेके हम लोग देखते हैं। ए है, एक बच्चा है, ठीक, 7 साल का बच्चा है। अब 7 साल का बच्चा है, 7 साल के बच्चे को ये तो पता नहीं होगा कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसके लिए जिसका सबसे भला चाहता होगा वो इसके की तो गार्जियन होंगे, क्योंकि इनके गार्जियन को पता है क्या सही है। एक 7 साल का बच्चा है, इसको बहुत पेन हो रहा है बॉडी में, ठीक, या फिर इसको अपेंडिक्स हो गया है, मान लीजिए इसको अपेंडिक्स हो गया है। अब ये जो डॉक्टर है डी फॉर डॉक्टर, ठीक, जो डॉक्टर है इनको ए की सर्जरी करनी है। अब भाई डॉक्टर ए से तो कंसेंट ले नहीं सकता क्योंकि ए तो बच्चा है, तब डॉक्टर को इस केस में कंसेंट किसको लेना पड़ेगा, इनके गार्जियन से, जी फॉर गार्जियन, ठीक, इनके गार्जियन से कंसेंट लेना पड़ेगा कि चलो ठीक है मुझे ए की सर्जरी करनी है, तो आप उनके गार्जियन होने के नाते आप कंसेंट दे दो। यहाँ पे जी क्या काम करते हैं, जो उनके गार्जियन है वो डी को कंसेंट दे रहे हैं। अगर इसके दौरान ए को कुछ भी हो जा रहा है, कुछ भी हार्म हो रहा है, तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर लायबल नहीं होंगे, ठीक। क्यों लायबल नहीं होंगे, क्योंकि जो पहली बात जो एक्ट इन्होंने किया है, जो सर्जरी इन्होंने परफॉर्म किया है, वो तो पहली बात तो गार्जियन के कंसेंट से किया है, तो पहला क्या है, कंसेंट हो गया। दूसरा क्या है, इन गुड फेथ में किया है, ठीक है ना, बोनाफाइड इंटेंशन से किया है, ठीक, तो गुड फेथ में हो गया। तीसरा क्या है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन किया है, भाई ए को अपेंडिक्स है, ये छोटा बच्चा है 7 साल का बच्चा, उसको अपेंडिक्स है, तो इसलिए उसका ऑपरेशन करना मैंडेटरी था, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ए, ठीक ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन उसने ऑपरेशन किया। इसके दौरान अगर कुछ भी हार्म हो रहा है ए को, तो जो डॉक्टर हैं उनको डिफेंस मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में एक और हम लोग इसी में एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। चलो ये ऑपरेशन तो हो गया, अब लास्ट में मान लीजिए जो डॉक्टर है वो ए के पेट में कोई कैंची छोड़ दे रहा है, ठीक, कोई कैंची छोड़ दे रहा है, तो क्या इस कंडीशन में डॉक्टर को डिफेंस मिलेगा, तो द आंसर इज नो। इस केस में अगर डी क्या है, अगर ए के पेट में कोई भी कैंची छोड़ दे रहा है, फिर कोई सुई छोड़ दे रहा है, कुछ भी चीज़ छोड़ दे रहा है, तौलिया छोड़ दे रहा है, जनरली हम लोग हमेशा न्यूज़ में देखते रहते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर को डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, इसमें ड्यू केयर एंड कॉजन का लैक है, इस वजह से डॉक्टर विल लायबल इन दिस केस, और इसी वजह से डॉक्टर को इसमें डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक। अब आ जाइए, प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, ये कि नहीं भाई तुमने कंसेंट ले लिया बच्चे के लिए, उनके गार्जियन से, तो भाई तुम एकदम फ्री नहीं हो सकते, तुमको इसमें एक्सेप्शन का भी फेज है। द एक्सेप्शन क्या है, द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ। मान लीजिए क्या होता है कि हम लोग सीरियल में अक्सर देखते रहते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं, ए है,
और बी है, ठीक। ए मान लीजिए बी का एक्सीडेंट कर देते हैं, सीरियल में जनरली जैसे होता है, ए क्या होता है बी का एक्सीडेंट कर देता है, बी भाई अस्पताल में भर्ती रहते हैं, ये है बी, ये भर्ती है अस्पताल में, ठीक है। अब क्या होता है कि ए जो डी है डॉक्टर, ये डॉक्टर से मिल जाते हैं और कहते हैं कि तुम बी को ऐसी दवा दो कि वो सही होने बजाय निपट ही जाए। तो यहाँ पे क्या है, इंटेंशन है, डॉक्टर का इंटेंशन है उसका डेथ कॉज करने का, कि ये ए से मिल गया है, ठीक, कि इनको ऐसा जहर दे दो कि वो निपट ही जाए। तो ऐसे केस में इनको डिफेंस नहीं मिलेगा। सो द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, ठीक। मान लीजिए अगर जो डॉक्टर है वो जानबूझ के बी को ऐसी गलत दवा दे रहा है कि वो बी मर ही जाए ए से मिलके, तो ऐसे केस में उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। समझ गए? पहला एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर आप इंटेंशनली कॉज कर रहे हो डेथ को तो आपको डिफेंस नहीं मिलने वाला। बहुत कुछ ही कंडीशंस है जिसमें आपको डिफेंस मिलेगा। अब देखते हैं बी पार्ट क्या कह रहा है। बी कह रहा है इन द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट्स नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। For any other purpose other than preventing of death or grievous hurt or curing any grievous disease or infirmity। मान लीजिए उसमें अगर कोई ऐसा एक्ट करे जिसमें उसको डेथ हो चांसेस हैं डेथ होने के, ठीक ना। मान लीजिए कोई ऐसा ऑपरेशन है, कोई सर्जरी है जिसमें डेथ होने के चांसेस हैं सर्जरी करने में, लेकिन वो किस ऐसा रिस्क क्यों लेना, उसकी डेथ को बचाने के लिए। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग इस पार्ट को। मान लीजिए ए है, इसको एक बीमारी है ब्रेन ट्यूमर, ठीक। सबको पता है भाई ब्रेन ट्यूमर कितना मतलब बड़ी बीमारी है, इसमें मोस्टली डेथ होने के चांसेस 90% रहते हैं, ठीक। चलिए अब जो डी डॉक्टर हैं वो ए की सर्जरी करते हैं, ठीक। अब चूंकि सर्जरी के दौरान ए की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे डॉक्टर लायबल नहीं होंगे, ठीक है। मान लीजिए ये सर्जरी कर रहे हैं, इसमें डॉक्टर कहते हैं कि आपके रिस्क है, आपकी जान को रिस्क है अगर, क्योंकि भाई दिमाग की सर्जरी है, इतना आसानी से तो होगी नहीं क्योंकि ब्रेन ट्यूमर है आपको। तो आपको डेथ से बचाने के लिए कि आपके पास इतनी भयंकर बीमारी कि आप मर ही जाओगे आज नहीं तो कल, ठीक, तो आपको हम बचाने के लिए ऐसी सर्जरी करेंगे जिसमें आपकी जान का खतरा है, क्या पता बच भी जाओ। तो ऐसे अगर ऐसा कंडीशन कहीं आता है तो यहाँ पे डी को डिफेंस मिलेगा एंड डी विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट, ठीक है। सो फॉर द पर्पस अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए, ब्रेन ट्यूमर है इसमें अगर इसको प्रॉपर इलाज नहीं मिला, ढंग से अगर इसको इलाज नहीं मिला तो 10 दिन बाद ही मर ही जाएगा। तो इससे अच्छा इसकी सर्जरी कर देते हैं, इनके परमिशन से क्या पता बच जाए इंसान, 1% चांस तो होता ही है मेडिकल में, ठीक है। इसमें डॉक्टर को लायबल नहीं होगा, उसको डिफेंस मिलेगा, ठीक। द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और to attempt to cause grievous hurt unless it is for the purpose of preventing death or grievous hurt or curing grievous disease or infirmity। अब यहाँ पे हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ए है, ये डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक, डी डॉक्टर है। अब ये कहते हैं डॉक्टर साहब एक काम करो हमारा एक पैर काट दो तुम। क्यों काट दो? क्योंकि हमको लोगों को भीख ज़्यादा मिलेगी, हम भीख मांगते हैं, ऐसे हम खड़े रहते तो हमको कोई भीख देता नहीं है, तो तुम मेरा एक पैर ही काट दो, अब हम ऐसे चलेंगे लंगड़ा के तो मुझे भीख अच्छे से मिलेगी। ये क्या हुआ, यहाँ पे कोई गुड फेथ नहीं है, ठीक है, वो कोई गुड फेथ नहीं है। भले उसमें ये कह रहे कि नहीं मेरा बेनिफिट है मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा, नहीं, गुड फेथ नहीं हो। ये काम क्या है, वॉलंटरीली काम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डॉक्टर को डिफेंस नहीं मिलेगा। वॉलंटरीली कॉजिंग एनी ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्ट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, अनलेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अब यहाँ पे भैया वो किसी डेथ को प्रिवेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो ए है इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको कोई कुछ भी नहीं है कि नहीं लाओ भाई इनको प्रिवेंशन के लिए इसको कुछ कर रहे हैं, इसको क्यों वॉलंटरीली क्यों उसका पैर काटा जा रहा है, ताकि इसको भीख ज़्यादा मिले। तो यहाँ पे डॉक्टर को डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस इट वुड नॉट बी एक्सटेंडेड। मान लीजिए किसी ऑफेंस को करने के लिए कोई अबेटमेंट कर रहा हो, ठीक, तो इसमें भी जो डॉक्टर है उनको डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड कंसेंट ही हैज चाइल्ड कट द स्टोन बाय सर्जन नोइंग इट इज टू लाइकली दैट द ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड डेथ, ठीक। मान लीजिए एक चाइल्ड है, जो ए है, ए डॉक्टर है, वो गुड फेथ में जो बच्चा उसका सर्जरी करता है उसके गार्जियन के कंसेंट से, तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा बहुत अगर हर्ट हो भी जा रहा है तो इसमें क्या डॉक्टर लायबल नहीं होगा, ठीक है।
अब आइए सेक्शन 28 देखते हैं। अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंटेड बाय द सेक्शन ऑन दिस संहिता। देखिए बहुत जगह क्या होता है कि कंसेंट कभी कभी लोग फेयर में भी ले लेते हैं, मिसकंसेप्शन में भी ले लेते हैं। ठीक, जनरली हम लोग ये सेक्शन देखते हैं कंसेंट का, जो हम लोग इसका एक्सटेंडेड फॉर्म देखते हैं रेप के केसेस में। आप ये देखे होंगे कि जनरली रेप के केसेस में लिखा रहता है कि लड़का होता है, लड़की से कहता है कि नहीं ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगा। ठीक है, लड़की ये सोच में आके कहती है कि नहीं ठीक है भाई ये बंदा है मेरे से शादी करेगा, चलो। लड़का ये चाहता है कि लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बना ले, लेकिन फिजिकल रिलेशन वो ऐसे तो बनाएगी नहीं। तो इसमें क्या होता है कि वो कहता है ठीक है चलो मैं तुमसे शादी करूँगा, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करता है कि नहीं ठीक है चलो हम तुम शादी करेंगे, ये होगा, चलो आओ हम लोग फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं। लड़की ये सोचती है कि नहीं ठीक है हम लोग आगे चल के शादी करेंगे, वो भी फिजिकल रिलेशन में आ जाती है। ये क्या है? फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो इसमें जो लड़की ने कंसेंट दिया है, ठीक, जो इसमें अपनी लड़की ने कंसेंट दिया है वो अपने मर्जी से तो दिया नहीं है भाई, तुमने प्रॉमिस किया, मिसकंसेप्शन में दिया उसने कंसेंट, तो ऐसे कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा। इसीलिए ऐसे केसेस भी रेप के केसेस में आते हैं। तो वही इस सेक्शन में वही कहा गया है, अ कंसेंट इज नॉट सच कंसेंट एज इट इज इंटेंटेड बाय द सेक्शन इफ कंसेंट इज गिवन बाय द पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट। अगर इंजरी के अगर फियर ऑफ इंजरी में उसको कंसेंट दिया जा रहा है या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में उसको कंसेंट दिया जा रहा है, एंड इफ द पर्सन इज डूइंग एक्ट नोज और हैज अ रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कंसिक्वेशन ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन। अगर कोई भी कंसेंट दिया जा रहा है, अगर वो फियर में दिया जा रहा है, डर से फियर में दिया जा रहा है कि नहीं चलो तुम ऐसा काम करो नहीं तुम्हें कट्टा से उड़ा देंगे, ठीक, या फिर कुछ भी डर के मारे अगर कोई कंसेंट दे रहा है तो उसको यहाँ पे कंसेंट नहीं माना जाएगा। समझ गए आप? मान लो जो डॉक्टर है उसको कट्टे के नोक पे कहा जा रहा है कि चलो ठीक नहीं तुम सर्जरी करो, ठीक, तो यहाँ पे जो कंसेंट है उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट में भी अगर कोई कंसेंट दिया जा रहा है तो उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्या है? इफ द कंसेंट इज गिवन बाय द पर्सन हु फ्रॉम मेंटल इलनेस और इंटॉक्सिकेशन अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस एक्ट। मान लीजिए अगर वो पर्सन क्या है, वो मेंटल इल है, वो पागल है, ठीक ना, और या फिर वो दारू के नशे में है, या पागल व्यक्ति या फिर दारू के नशे में व्यक्ति वो ये नहीं समझ पा रहा है कि जो एक्ट है उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, नेचर ऑफ दिस एक्ट क्या है, कि आइदर ही इज रॉन्ग, आइदर द एक्ट इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू द लॉ। तो ऐसे केस में भी जो कंसेंट दिया जाएगा वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर आप उससे कोई कंसेंट ले रहे हो तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। बच्चे के केस में कंसेंट किससे लेना है? आपको उनके गार्जियन से कंसेंट लेना है। या फिर अगर कोई बंदा अगर इंटॉक्सिकेशन में कोई कंसेंट दे रहा है तो वो भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो पहला कब नहीं माना जाएगा? अगर कंसेंट फियर में दिया जा रहा है या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दिया जा रहा है, तब उसका कंसेंट नहीं माना जाएगा। दूसरा कब नहीं माना जाएगा? अगर वो बंदा मेंटल इल है या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, तब वो कंसेंट दे रहा है, तब कंसेंट नहीं माना जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं तीसरा, unless the contrary appear from the contest if the consent is given by the person under 12 year of age। ठीक, अगर वो बच्चा 12 साल से नीचे का है तब भी उसे कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, समझ गए आप? पहला क्या बताता है? फियर और मिसकंसेप्शन में तो कंसेंट नहीं माना जाएगा। आप कितना भी डरा धमका के किसी से कंसेंट ले लो, वो बाद में कहेगा नहीं मैंने कंसेंट नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस किया था। ठीक है, अगर कोई मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है तो उसमें भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगर कोई पागल व्यक्ति है वो कंसेंट दे रहा है, वो नहीं माना जाएगा। अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति है, नशे की हालत में धुत है कि नहीं चलो ठीक है जो करना है कर लो, वो कंसेंट भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। अगर कोई बच्चा है, 12 साल से कम का बच्चा है, उसका कंसेंट भी नल एंड वॉइड होगा। समझ गए? अगर बच्चा 12 साल से नीचे का तो आप उसे गार्जियन से कंसेंट लो। तो अगर ऐसे ये 3 कंसेंट, अगर ऐसे कोई भी कंसेंट अगर इन 3 केसेस में फॉल हो रहे हैं तो वहाँ पे कंसेंट का वैल्यू 0 होगा। वहाँ पे देखिए, अ कंसेंट इज नॉट सच कंसेंट एज इंटेंटेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता। कंसेंट वो कंसेंट मतलब अगर कंसेंट इसी सेक्शन में फॉल हो रहा है, इन तीनों किसी भी पैरा में फॉल हो रहा है तो वो कंसेंट नहीं है जो संहिता बात कर रही है। ठीक है, कंसेंट कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, फ्री विल में होना चाहिए, पर्सन जो होना चाहिए वो साउंड माइंड में होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, तब वो अगर वो कंसेंट दे रहा है तो कंसेंट ठीक है। अगर फियर में दे रहा है, मिसकंसेप्शन में दे रहा है, मेंटली इल पर्सन है, इंटॉक्सिकेटेड या फिर बच्चा है, तब उस कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ये सेक्शन 28 क्या बताता है कि अभी तक हम लोग जो ऊपर पढ़ रहे थे
25, 26, 27 नहीं, ठीक है चलो कंसेंट दे दी, हम कंसेंट दे दी, ठीक है। बट ये सेक्शन 28 बता रहा है कि कंसेंट कैसा होना चाहिए, कंसेंट फेयर होना चाहिए, ठीक। कंसेंट एक मेजर व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए, कंसेंट फेयर में नहीं होना चाहिए, मिसकंसेप्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये सेक्शन 28 बता रहा है। अब ये सेक्शन 29 क्या बता रहा है, एक्सेप्शंस बता रहा है। द एक्सेप्शन इन सेक्शन 21, 22, 23 डू नॉट एक्सेप्ट टू द एक्सटेंड टू एक्ट विच आर ऑफेंस independently to any harm which they may cause or be intended to cause or known by the reason likely to cause for the person giving consent or whom behalf consent is given, ठीक। ये सेक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना प्री के लिए है ना मेंस के लिए, इसलिए आप इसका सेक्शन पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट। अब आइए सेक्शन 30। सेक्शन 30 मेन, ये सेक्शन 30 इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, ठीक। चलिए अब इसका एक एग्जांपल्स हम लोग पहले समझते हैं। मान लीजिए डी डॉक्टर है, डी फॉर डॉक्टर, ठीक। डी डॉक्टर रास्ते में जा रहे थे, इन्होंने देखा एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट सड़क पे हो गया, किसका, ए का, और ए क्या है, बेहोशी की हालत में है। डी को नहीं पता ए कौन है, ठीक ना, ए के घर वाले कौन है ये डी को नहीं पता है, लेकिन ये डी क्योंकि जैसे कि डॉक्टर है तो इसकी प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि ये ए को सेव करे, ठीक है। इस ए को सेव करने में क्या हो रहा है कि इसको डॉक्टर को ये लगता है कि अगर इस ए की तुरंत सर्जरी नहीं की गई तो ए को नहीं बचाया जा सकता, इसलिए डी क्या काम करता है, बिना ए के कंसेंट से फॉर द बेनिफिट ऑफ ए इन गुड फेथ ए की सर्जरी कर देता है। मान लो इसमें ए बच गए तो ठीक, ए बच गए तो ठीक, अगर मान लो ए निपट गए तब क्या होगा। इस बेसिस में जो डी है, डॉक्टर जो है वो प्रिविलेज्ड हो जाएंगे, ए के घर वाले डी को श्यू नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आपने क्यों और सर्जरी कर दी, मैंने तो कंसेंट दिया ही नहीं था, तो इसमें डी लायबल नहीं होगा। डी तब भी प्रिविलेज्ड में रहेगा क्योंकि उसने जो एक्ट किया ऑल्दो बिना कंसेंट के, उसने कंसेंट नहीं लिया ऑल्दो बिना कंसेंट के, लेकिन जो एक्ट था वो इन गुड फेथ था, फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन था। अब वो सर्कमस्टेंसेज ऐसी थी, जिसमें जो डॉक्टर है वो ए का कंसेंट नहीं ले सकता था, ना कि उनके घर वालों का कंसेंट ले सकता था। अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं देन डी विल नॉट बी लायबल, ठीक। अब चलिए सेक्शन देखते हैं, सेक्शन क्या कहता है। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म। पहली बात, नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा, क्यों, किसकी वजह से, बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म which may be caused to a person for whose benefit it is done in good faith even without that person consent if the अब देखिए if the circumstances, कैसी परिस्थिति है, if the circumstances are such that it is impossible, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे जो ए है वो बेहोशी की हालत में है, वो अधमरा है, वो कंसेंट दे ही नहीं सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, मतलब वो अपना कंसेंट दे सके, चाहे वो एक्सप्रेसली चाहे वो इम्प्लाइडली, किसी भी तरीके से वो कंसेंट नहीं दे सकता, वो इम्पॉसिबल है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, और इफ दैट पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, ठीक है, वो सिग्निफाई कर नहीं सकता या फिर वो इनकैपेबल है देने के लिए, ठीक। एंड हैज़ नो गार्जियन और अदर पर्सन लॉफुल चार्ज फॉर हिम, ठीक है, फ्रॉम हुम इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन कंसेंट, और उस समय ना कोई गार्जियन है उसका, ना कोई लॉफुली चार्ज पर्सन है, ठीक। इसी केस में देख लीजिए, ए सड़क पे पड़ा हुआ था, ठीक है, सड़क पे पड़ा हुआ था तो ये तो कंसेंट दे नहीं सकता क्योंकि अधमरा था। जो डॉक्टर है उसको ये भी नहीं पता था कि इसका माँ बाप कौन है या फिर इसके गार्जियन कौन है, तो क्या ऐसे कंडीशन में डॉक्टर ए को छोड़ तो सकता नहीं था, क्योंकि ये इसकी प्राइमरी ड्यूटी है अपने पेशेंट को देखने के लिए, ट्रीट करने के लिए। ऐसे कंडीशन में अगर ये सर्जरी कर दे रहा है तो डॉक्टर विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट फॉर द टाइम बिंग डन विद बेनिफिट, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशन में डॉक्टर ए की सर्जरी कर दे रहा है, उसके बेनिफिट के लिए कर दे रहा है, गुड फेथ में कर दे रहा है, तो डॉक्टर लायबल नहीं होगा। समझ गए आप लोग कि ऐसा एक्ट, मान लीजिए पहले जनरली क्या होता है, जनरली अगर आप कोई एक्ट कर रहे हैं तो उस पर्सन का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। ऊपर वाले सेक्शन में हमने देखा कि अगर डॉक्टर कोई भी सर्जरी कर रहा है तो अगर वो बंदा मेजर है, अगर कंसेंट देने लायक है, 20, 25, 26 साल का है, तो वो अपना ही कंसेंट दे सकता है। अगर वो जो बंदा है वो 12 साल से कम है, ठीक है,
या फिर मेंटली अनफिट है तो उसके गार्जियन के कंसेंट से कर सकता है, लेकिन कंसेंट ज़रूरी है। लेकिन सेक्शन 30 क्या बताता है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहाँ आप कंसेंट ले ही नहीं सकते तो वहाँ पे आप क्या करोगे, पेशेंट को मरने के लिए छोड़ दोगे? तो पेशेंट को मरने के लिए तो छोड़ोगे नहीं आप। वहाँ पे क्या होगा, आप बिना कंसेंट के एक्ट परफॉर्म कर सकते हो। बस ये होना चाहिए कि उसके बेनिफिट में होना चाहिए, उसके गुड फेथ में होना चाहिए, और सर्कमस्टेंसेस ऐसे होना चाहिए कि वहाँ पे कंसेंट लेना उसके गार्जियन से या फिर पर्सन जो लॉफुली इंचार्ज है उससे पॉसिबल नहीं है। तब आप ऐसे कंडीशंस में आप सर्जरी कर सकते हो और आप लायबल नहीं होगे। ठीक, तो ये सारे जो कंडीशंस है ये फुलफिल होना चाहिए अगर आपको इस सेक्शन में डिफेंस चाहिए। अब देखिए कुछ एक्सेप्शंस भी इसमें, एक्सेप्शंस वही है जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा, प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड। अब एक्सेप्शन किसका क्या है इसका एक्सेप्शन, अगर आप इंटेंशनली डेथ कॉज कर रहे हो या फिर अटेम्प्ट टू डेथ कर रहे हो, ठीक ना, द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, मतलब आप चलो ठीक है आप जानबूझे किसी को निपटा दो। अगर आप इंटेंशनली किसी की डेथ, मान लो सपोज करिए, मान लीजिए ए है, ये डी फॉर डॉक्टर, ठीक ना, डॉक्टर क्या काम करते हैं, ए को बेहोश कर देते हैं, ए को बेहोश कर देते हैं। अब चुप्पे से इनकी किडनी निकाल लेते हैं या फिर कुछ भी ऐसा काम करते हैं, कोई नस वस ऐसे कट कर देते हैं बिना ए के कंसेंट से या फिर उनके गार्जियन कंसेंट से कि ए मर जाता है, इंटेंशनली ये काम कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर को डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इनका मेलाफाइड इंटेंशन था, ये ए को मारना चाहते थे। अगर मेंशरी, जहाँ मेंशरी आ जाएगा वहाँ जितने भी सेक्शन थे जनरल एक्सेप्शन के वो अप्लाई नहीं होंगे। जैसे ही मेंशरी आया, जैसे ही उनका इंटेंशन आया टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, ठीक है, वहाँ पे जो सेक्शन जनरल एक्सेप्शंस का जो डिफेंस है, जो जनरल एक्सेप्शन के प्रिविलेज है वो नहीं मिलेगा। ठीक, तो पहला कंडीशन क्या है, अगर वो इंटेंशनली क्या कर रहे हैं, डेथ कर रहे हैं या फिर अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, अगर वो इंटेंशनल है तो उनको सेक्शन 30 का बेनिफिट नहीं मिलेगा डॉक्टर को। ठीक, अब आ जाइए दूसरा, इन डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इज नो और बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, मान लीजिए अब जैसे इसी केस में देखिए वो बंदा अधमरा था, ठीक, मर ही जाता वो अगर डॉक्टर उसकी सर्जरी ना करता, लेकिन उसकी डेथ को प्रिवेंट करने के लिए, उसको ऐसा सर्जरी करना पड़ रहा है ताकि वो मरे ना, उसकी जान बच जाए। उसकी जान को बचाने के लिए वो ऐसी सर्जरी कर रहा है तो वो क्या होगा, उसको वो लायबल नहीं होगा। ठीक, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इज नॉट लाइकली टू कॉज डेथ, उसको पता है चलो भाई मैं ये सर्जरी कर दूंगा, हो सकता है एक ही डेथ हो जाए उसमें। ठीक, वो अगर डॉक्टर जो है वो एक ही सर्जरी कर रहा है, वो सर्जरी क्रिटिकल है, जानलेवा है वो सर्जरी, ठीक है, और मान इसमें हो सकता है सर्जरी के दौरान उसकी डेथ हो जाए, लेकिन अगर वो सर्जरी नहीं कर रहा है तब भी ए मर जाएगा। सर्जरी क्यों कर रहा है, ए की जान बचाने के लिए वो सर्जरी कर रहा है, अगर वो सर्जरी नहीं करेगा तो ए मर जाएगा। ठीक, तो ऐसे जान बचाने के लिए अगर कोई ऐसी सर्जरी किया जा रहा है तब भी उसमें डिफेंस मिलेगा। ठीक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ए है, ये यहाँ पे डी फॉर डॉक्टर, ठीक, जैसे कि हमारा जितने भी इलस्ट्रेशन है सब में डी फॉर डॉक्टर होते हैं। ए को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर कैसा है, एक जानलेवा बीमारी है, आज नहीं तो कल ए निपट ही जाएगा अगर इसकी सर्जरी नहीं होगी। तो इसकी जान बचाने के लिए डी को सर्जरी करनी पड़ रही है दिमाग की सर्जरी क्या होती है, क्रिटिकल सर्जरी। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन की सर्जरी ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल होती है, तो इतनी भयानक सर्जरी को क्यों कर रहा है, एक ही जान बचाने के लिए। अगर ये फर्जी ऐसे ही सर्जरी लाओ भैया आज हम ऐसे ही कर दे रहे तुम्हारी सर्जरी, तब इसको डिफेंस नहीं मिलेगा। नहीं मजे में लाओ तुम्हें ब्रेन की सर्जरी कर दें, तब उसको डिफेंस नहीं मिलने वाला है। ठीक, अगर इसको ब्रेन ट्यूमर है, अगर उसको बचाने के लिए प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ये बचाने के लिए अगर डी उसकी सर्जरी कर रहा है तब तो ठीक है। अगर तुम ऐसे मजे में सर्जरी कर दे रहे हो तब नहीं ठीक है, तब तुमको डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक, द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, पता है कि अगर इस सर्जरी के दौरान अगर ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी कर रहे हैं, अगर ब्रेन ट्यूमर की अगर हम सर्जरी करते हैं तो वो इतना क्रिटिकल है कि मान लो सर्जरी के दौरान भी एक ही डेथ हो सकती है। ठीक, लेकिन अगर वो सर्जरी हम क्यों कर रहे हैं, फॉर पर्पस क्यों कर रहे हैं हम तुम्हारी सर्जरी, ताकि तुम्हारी जान बच सके, तुम आगे चल के मरो ना। ठीक, इसलिए ये सर्जरी करना भी ज़रूरी है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट। ठीक, समझ गए। दूसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है,
द वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग डेथ और हर्ट। ठीक है भाई, तुमने हर्ट कर दिया या फिर अटेम्प्ट टू कॉज, मान लो कोई बंदा है, यही डी फॉर डॉक्टर और ए डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते कि नहीं ठीक है तुम हमको विकलांग बना दो ताकि हमको और भीख मिले। तो डॉक्टर क्या काम करते हैं, इनको विकलांग बना देते हैं, लो भैया तुम बन जाओ विकलांग। हम ये ए उनको अच्छा खासा पैसा दे रहे थे और इनको विकलांग बना था ताकि इनको और भीख मिले। तो डॉक्टर यहाँ इनको रहम खा के विकलांग बना देते हैं, चलो ठीक है भाई तुम तो वैसे गरीब हो, लाओ हम तुमको दया करके विकलांग बना दे रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें डॉक्टर को डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ हर्ट कर रहे हैं, ठीक, और अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट कर रहे हैं। हर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे ए की डेथ हो रही थी? नहीं हो रही थी। ए को कोई ग्रीवियस हर्ट था? कुछ नहीं था। ना ए की डेथ हो रही थी, ना उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी थी कि वो मर जाता, ना ही उसको कोई हर्ट हो रहा था। लेकिन वो क्यों किया? ताकि तुम विकलांग हो जाओ, तुमको पैसा ज़्यादा मिले, तुम और अच्छी भीख कमाओ और अच्छे लोग तुमको दया खा के पैसा दे। तो ऐसे कंडीशंस में डॉक्टर को डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक, अब आ जाइए, द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट बी एक्सटेंड। मान लीजिए कोई डॉक्टर है या फिर कोई भी है, अगर वो कोई ऑफेंस का अबेटमेंट कर रहा है, मान लीजिए ए है, ये डी फॉर डॉक्टर हो गया, ठीक, ए और बी आपस में कट्टर दुश्मन है, ठीक। ए क्या काम करता है, बी को खूब कायदे से मारता है, मार के उसको अधमरा करता है और ला के डॉक्टर के हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है, ठीक। ए और डी की हो जाती है डॉक्टर से सेटिंग, ए की डॉक्टर से सेटिंग हो जाती है कि भाई हम बी को तुम्हारे अस्पताल में ला रहे, तुम उसको गलत फलत दवा दे देना ताकि निपट ही जाए। तो क्या होता है, डी क्या करता है, ठीक है चलो उसको दवा गलत से दे देता है। तो अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो उसका मदद कर रहा है, जो डॉक्टर है वो ए की मदद कर रहा है बी को मारने में। तो इसमें क्या, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, इसलिए जो डॉक्टर है उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। समझ गया? पहले वाले में क्या गया, आप इंटेंशनली डेथ कॉज करते हो, इंटेंशनली आप डेथ कॉज करते हो या फिर अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, तो आपको कहीं का भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा। अगर आप इंटेंशनली किसी की डेथ कर रहे हो या फिर अटेम्प्ट टू डेथ कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा, कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा। या फिर अगर आप कोई ऐसा ऑपरेशन कर रहे हो, कोई ऐसा सर्जरी कर रहे हो, कोई पता है कि वो ऑपरेशन सर्जरी जानलेवा है, इस सर्जरी के दौरान उसकी बंदे की जान जा सकती है, लेकिन आपकी मजबूरी है वो सर्जरी करने के लिए, आपकी मजबूरी, अगर आप नहीं करोगे तब उस इंसान की जान नहीं बच पाएगी, ठीक है। ऐसे केस में आपको डिफेंस मिल जाएगा, ठीक। तीसरा कहता है कि अगर आप वॉलंटरली कोई काम कर रहे हो, वॉलंटरली किसी को हर्ट कर रहे हो, वॉलंटरली किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हो, उसकी जान बचाने के लिए नहीं, उसकी जान बचाने के लिए नहीं, उसको फ़ायदा उठाने के लिए, जैसे हम लोग भिखारी वाले सेक्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे भिखारी कुछ हुआ नहीं है, ना ही उसकी जान बचा रहा है, वो तरस खा के उसको विकलांग कर दे ताकि तुमको और भीख मिले। तो ऐसे केस में आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि अबेट करो, आप किसी ऑफेंस को अबेट कर रहे हो, यहाँ पे ए और डी मिल जा रहे हैं, ठीक है ना। ए बी को मारता है, अधमरा करके लाके डी के हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है, बाद में ए डी से कहता है कि चलो इनको तुम ऐसा दवा देना कि निपट ही जाए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अबेट ही तो कर रहा है ऑफेंस को। ऐसे केस में भी आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक। अब चलिए इसका सेक्शन 30 हम लोग ने देख लिया कि मान लीजिए जहाँ पे कंसेंट लेना इम्पॉसिबल है, सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं कि कंसेंट ना मिल पाए, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप लाइबल नहीं होगे। तो ये सेक्शन सिर्फ डॉक्टर्स पे अप्लाई नहीं होता, ये और भी सिचुएशन पे अप्लाई होता है। मान लीजिए जैसे कि आप मान लीजिए किसी घर में मान लीजिए एक शेर है, ठीक, शेर एक बच्चे को लेके जा रहा है, ठीक है, ये बच्चा इसको शेर लेके जा रहा है, ठीक है। अब ए है, ए के पास बंदूक है, वो बंदूक चलाता है शेर के ऊपर, लेकिन गलती से उस बच्चे को लग जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ऐसा कंडीशन है, शेर है वो बच्चे को ले जाकर खा ही जाएगा, तो 1% चांस है, ए क्या सोचता है, लाओ हम गोली चला के ए की बच्चे की जान बचा लेते हैं, लेकिन गलती से वो गोली क्या होता है, बच्चे को ही लग जाता है। तो इसमें क्या होगा, ए लाइबल नहीं होगा, ए को डिफेंस मिल जाएगा, ठीक। अब आइए हम लोग इलस्ट्रेशंस देखते हैं थोड़ा सा इसके इलस्ट्रेशन देखना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से प्री के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इसलिए हम लोग एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ेंगे। Z इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड इज इनसेंसिबल। Z क्या होता है, वो घोड़ा उसको उठा के फेंक देता है, घुड़सवारी कर रहा होता है, फिर भाई घोड़ा बौखला जाता है तो इनको उठा के फेंक देता है। A सर्जन फाइंड्स दैट Z रिक्वायर्ड, अब फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब आ जाते हैं,
उनको ये लगता है कि जेड को तुरंत मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, या फिर उसको झटके देने पड़ेंगे। ए नॉट इंटेंटिंग टू जेड डेथ। ए है जो डॉक्टर साहब हैं, उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो जेड का उसकी डेथ कर दें, बट इन गुड फेथ फॉर द जेड बेनिफिट परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन दे देते हैं, झटके दे देते हैं बिफोर जेड रिकवर्स हिज पावर फ्रॉम जजिंग फॉर हिमसेल्फ। भाई जज तो अरे सॉरी जेड जो है वो तो बेहोश है, वो तो कोई कंसेंट दे नहीं सकता। अब चूंकि भाई यहाँ पे ए डॉक्टर है तो उनको अपना या सॉरी